हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं JS रावत एक्सेल स्टडी पॉइंट से आज आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आया हूं हिंदी सब्जेक्ट से। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने अध्ययन किया शब्द रचना की और हमने ये भी पढ़ा कि शब्दों के कितने भेद होते हैं। शब्दों के दो भेद होते हैं, एक सार्थक शब्द और एक निरर्थक शब्द। दोस्तों, आज हम आगे बढ़ रहे हैं, शब्दों के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं और हमने पिछली वीडियो में जो देखा कि शब्दों के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। फिर हमने ये पढ़ा कि सार्थक शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, सार्थक शब्दों के भी हमारे पास चार भेद होते हैं। पहला भेद रूप, प्रयोग, विकार के आधार पर शब्दों के भेद। फिर हमने दूसरे भेद की बात करी, उत्पत्ति एवं स्रोत के आधार पर शब्दों के भेद। फिर हमने तीसरे भेद की बात करी, अर्थ के आधार पर शब्दों के भेद। फिर हमने चौथे भेद की बात करी, जो हमारे पास जो चौथा भेद है वह रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के भेद। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रूप, प्रयोग, विकार के आधार पर शब्दों के भेद। तो दोस्तों, रूप, प्रयोग, विकार के आधार पर शब्दों के हमारे पास दो भेद होते हैं। एक होता है हमारे पास विकारी शब्द और दूसरा होता है हमारे पास अविकारी शब्द। फिर हमने बात करी विकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं और अविकारी शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, विकारी शब्दों के हमारे पास चार भेद होते हैं और अविकारी शब्दों के भी हमारे पास चार भेद होते हैं। विकारी शब्दों के चार भेद कौन कौन से हैं, ये हमें पढ़ना है आज। तो विकारी शब्दों के हमारे पास जो चार भेद है, पहला जो भेद आता है उसमें संज्ञा, दूसरा जो भेद आता है सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। वैसे ही हम अविकारी शब्दों की अगर बात करें, अविकारी शब्दों के भी हमारे पास चार भेद होते हैं। पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंध बोधक, तीसरा समुच्चय बोधक और चौथा विस्मयादि बोधक शब्द। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे विकारी शब्दों में दूसरे भेद की, क्योंकि हमने पहली वाली वीडियो में संज्ञा के बारे में अध्ययन किया। संज्ञा एक विकारी शब्द है और आज हम बात करेंगे सर्वनाम की। तो दोस्तों, सर्वनाम हमें आज पढ़ना है, सर्वनाम का अध्ययन करना है। तो हम आगे चलते हैं। सर्वनाम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि सर्वनाम को इंग्लिश में कहते हैं प्रोनाउन। दोस्तों, सर्वनाम की जो डेफिनेशन है या सर्वनाम हम किसे कहते हैं, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। जो सभी प्रकार की संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों कि जो सभी प्रकार की संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब हमें सर्वनाम की जरूरत क्यों पड़ी? सर्वनाम की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है कि भाषा एक तरह से स्पष्ट हो, भाषा का जो रूप हो वो संक्षिप्त हो, रिपीटेशन बार बार ना हो। कहने का तात्पर्य है कि दोहराव बार बार ना हो, एक तरह से भाषा क्लियर हो। तो इसीलिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसा कि हम बात करते हैं नोट में, इस प्रकार संज्ञाओं के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ये तो इसकी एक डेफिनेशन हो गई। अब बात करते हैं हम सर्वनाम का महत्व। दोस्तों, मैंने अभी आपसे बताया कि सर्वनाम के प्रयोग से भाषा स्पष्ट एवं संक्षिप्त होती है तथा अनावश्यक संज्ञाओं के दोहराव से बचाती है। कहने का मतलब, अगर हम सर्वनाम का प्रयोग नहीं करते हैं तो भाषा एक तरह से क्लियर नहीं हो पाएगी, स्पष्ट नहीं होगी। दूसरी बात, रिपीटेशन बार बार होगा, दोहराव बार बार होगा। तो जो हम कोई वाक्य लिख रहे हैं या कोई हम किसी शब्द की रचना कर रहे हैं या हम किसी पैराग्राफ को लिख रहे हैं तो वहाँ पे हमें काफ़ी पढ़ने में असुविधा महसूस होगी। हम आज बात करते हैं सर्वनामों के भेद की। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा बिल्कुल कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो आपको आंसर मारना है। 6 भेद सर्वनाम के होते हैं। तो पहला जो भेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा जो भेद होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा जो भेद होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा जो भेद होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा जो भेद होता है संबंधबोधक सर्वनाम और छठा जो भेद होता है आपके पास वो होता है निजवाचक सर्वनाम, जिसे हम यहाँ देखेंगे। तो दोस्तों, सर्वनाम के हमारे पास 6 भेद होते हैं। पहला भेद पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम, पांचवा निजवाचक सर्वनाम और छठा संबंधबोधक सर्वनाम। अब हमें एक एक करके इन सभी 6 के 6 भेदों का अध्ययन करना होगा दोस्तों। तो हम बात करते हैं पहले भेद की, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक सर्वनाम होता क्या है? तो आपको ये भी मालूम होगा दोस्तों कि पुरुषवाचक सर्वनाम का तात्पर्य पुरुष जाति से नहीं है, बल्कि बोलने वाला या लिखने वाला, सुनने वाला, श्रोता हो कोई या कोई अन्य हो या कोई थर्ड पर्सन हो, तो हम इन्हीं को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। पहला जो भेद होता है दोस्तों उत्तम पुरुष,
मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो मैंने यहाँ पे आपको राइट डाउन करा रखा है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला भेद उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष, जिसके बारे में हमने यहाँ पे अध्ययन किया है। तो दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम की हम बात कर रहे हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला उत्तम पुरुष। अब मैं अगर उत्तम पुरुष की बात करूं तो उत्तम पुरुष का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पर्सन, अगर मैं कुछ बोल रहा हूं या मैं कुछ लिख रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष में काउंट होऊंगा। अगर मैं मध्यम पुरुष की बात करूं तो मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, मैं अगर कुछ बोल रहा हूं और श्रोता सुन रहा है उस मेरी बातों को तो सेकंड पर्सन हो गया। अगर मैं ही थर्ड पर्सन की बात करूं, जो हमारे सामने उपस्थित नहीं है लेकिन तीसरे व्यक्ति की बात करूं, अन्य पुरुष की बात करूं, तो वो व्यक्ति आ जाएगा आपका पास अन्य पुरुष में। दोस्तों, जैसा मैंने उत्तम पुरुष की बात करी, उत्तम पुरुष मैं एक वचन में आता है और हम बहुवचन में आता है। अगर जैसे मैं कहता हूं कि मैं पढ़ रहा हूं, मैं लिख रहा हूं या हम बाजार जा रहे हैं, तो ये जो शब्द आए हैं आपके पास, ये आएंगे आपके पास उत्तम पुरुष में। अगर मैं बात करूं दोस्तों मध्यम पुरुष की, मध्यम पुरुष में मैं तुम, तू या तुम या आप, तुम क्या कर रहे हो, मैं पूछ रहा हूं ना आपसे, तुम कहां जा रहे हो, तो तुम, तू एक वचन में प्रयोग होगा, तुम या आप बहुवचन में प्रयोग होगा। अन्य पुरुष के दोस्तों अगर मैं बात करूं, अन्य पुरुष का मतलब वह या वे, वह एक वचन में होगा और वे बहुवचन में होगा। वह क्यों नहीं आई या वे क्यों नहीं आए, वे कहाँ गए, तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं हमारे पास, वह, वे, ये हमारे पास अन्य पुरुष में काउंट होते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अगर मैं बात करूं निश्चयवाचक सर्वनाम की, अगर मैं दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करूं तो निश्चयवाचक सर्वनाम या इसी को हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि हम कोई भी जो वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो वो निश्चित रूप होता है, मतलब डेफिनिट प्रोनाउन जिसे हम कहते हैं, निश्चित होना चाहिए। अगर मैं बात करूं संकेतवाचक, इसे हम संकेतवाचक के रूप में भी जानते हैं और निश्चयवाचक सर्वनाम के रूप में भी जानते हैं। वह एक वचन में होगा और वे बहुवचन में होंगे। दूर की वस्तुओं के लिए या दूर की चीज़ों के लिए हम वह और वे का प्रयोग करेंगे। अगर हम पास की चीज़ों के लिए बात कर रहे हैं तो पास की वस्तु या पास के स्थान की बात करें तो यह एक वचन के लिए, ये बहुवचन के लिए। नेक्स्ट हम इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों। वह मकान मेरा है, वह मकान मेरा है। अगर मैं कहूँ दूर की वस्तु के लिए वह मकान मेरा है और संकेत करके दिखाऊं तो ये आपके पास निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। और जो दूर स्थित मकान है वो मतलब वो है, वो निश्चित है, वो होगा वहाँ पे और वो आप संकेत करके उसे शो कर रहे हो, तो अगर अंडरलाइन यहाँ पे होगा तो आप समझ लेना ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो ये तो हो गया दूर के मकान के लिए। अगर यह मकान मेरा है तो यह मकान मेरा है, मतलब नज़दीक है, तो आप इसे निश्चयवाचक सर्वनाम में रखोगे और आप इसे नज़दीक, पास स्थित, यह। क्लियर हो गया दोस्तों, ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ अनिश्चयवाचक सर्वनाम की। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में केवल 2 शब्द होते हैं, कोई और कुछ। कोई शब्द आपको प्राणीवाचक में प्रयोग करना होगा और कुछ शब्द आपको अप्राणीवाचक में प्रयोग करना होगा। मतलब कोई सजीव और कुछ निर्जीव। जैसे कुछ हमारे पास एग्जाम्पल है, कोई बाहर आया है, तो अनिश्चयवाचक है, इनडेफिनिट है। कोई बाहर आया है, इसका मतलब ये हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ कोई बाहर आया तो होगा, लेकिन वो होगा तो लिविंग थिंग्स। लेकिन दोस्तों हमें ये आइडिया नहीं है कि कौन आया होगा। हो सकता है वो एनिमल्स हो सकता है कोई व्यक्ति हो, तो हमें कंफर्म नहीं है, मतलब हम निश्चित नहीं है इस चीज़ के बारे में कि कौन बाहर आया होगा। तो यहाँ पे अंडरलाइन होगा तो आप इसे कह सकते हो अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ कुछ की। कुछ से मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है, जैसे यहाँ कुछ है, यहाँ कुछ है। अब हमें क्या पता यहाँ कुछ क्या होगा, जब हम उसे सर्च करेंगे, जब उसे खोजेंगे तभी तो पता चलेगा। मतलब निश्चित नहीं है हम कि यहाँ क्या होगा। तो ये जो 2 शब्द है ये आपके पास अनिश्चयवाचक सर्वनाम में रखे जाएंगे। दोस्तों मैं बात करता हूँ प्रश्नवाचक सर्वनाम की। प्रश्नवाचक सर्वनाम आप भली भांति जानते होंगे। इसमें क्या, कौन, कैसे शब्दों का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल से अगर हम देखते हैं, वहाँ क्या हो रहा है,
वहाँ क्या हो रहा है। और इसमें एक खासियत है कि यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर आएगा। अब वहाँ क्या हो रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है, और क्या जो शब्द होगा वो हमेशा निर्जीव वस्तुओं के लिए प्रयोग किया जाएगा। दोस्तों मैं कौन की बात करता हूँ, कौन खेल रहा है, और कौन खेल रहा है, कोई ना कोई लिविंग थिंग खेल रहा होगा, ह्यूमन बीइंग खेल रहा होगा। तो यहाँ पे जो कौन शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो हमेशा प्राणीवाचक सर्वनाम में प्रयोग किया जाएगा। तो कौन के नीचे अगर अंडरलाइन आता है तो ये आपके पास प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएगा। कैसे, अगर मैं कैसे की बात करूँ, यह काम कैसे होगा, तो आपको मालूम चल गया होगा कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है। नेक्स्ट अगर सर्वनाम की बात करूं दोस्तों मैं, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम की डेफिनेशन आप एक बार देख लीजिए। ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होते हैं तो उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है आपके पास, जो, सो, जैसा, वैसा, जिसकी, उसकी, जैसी, वैसी आदि। हम कुछ इसमें एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। इसमें हमेशा दोस्तों एक चीज़ आप ध्यान रखना, इसमें दो शब्द प्रयोग होते हैं हमेशा। एक का संबंध दूसरे संज्ञा से, एक संज्ञा का संबंध दूसरी संज्ञा से। तो इस तरीके से हमें शब्दों या वाक्यों को बनाना होगा। जैसे जैसी करनी वैसी भरनी, तो ये दो शब्द हैं, जैसी और वैसी। हमेशा इसमें दो शब्दों का प्रयोग किया, जैसी वैसी, या जिसकी उसकी, या जो सो, जो पढ़ेगा वह सफल होगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी। तो इन ही शब्दों को हम संबंध, क्योंकि संबंध का प्रयोग कर रहे हैं, इन्हीं शब्दों को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों हम निजवाचक सर्वनाम की। अब निजवाचक सर्वनाम का निजता से मतलब होता है, निजता मतलब अपने आप से मतलब है, खुद से मतलब होता है, स्वयं से मतलब होता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल है, आप, अपना, अपने आप, स्वयं, खुद। हम कुछ इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूँगा। अगर आपको स्वयं के नीचे अंडरलाइन दिखे तो आपको सीधा डायरेक्ट जाना है निजवाचक सर्वनाम में। जैसे मैं अपने आप चले जाऊँगा, अंडरलाइन अपने आप में लगा हुआ है, आपको जाना है कहाँ पर, निजवाचक सर्वनाम में। मैं स्वयं पढ़ लूँगा, स्वयं के नीचे अंडरलाइन लगा हुआ है, तो आपको जाना है कहाँ, निजवाचक सर्वनाम में। तो दोस्तों ये हमारे पास 6 भेद थे सर्वनाम के, और 6 के 6 भेद आज हमने पूरे कर लिए हैं। और इन्हें दोस्तों जरूर पढ़ना, क्योंकि ये सर्वनाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। हम करते क्या है कि हम बेसिक क्वेश्चनों में या बेसिक पॉइंट्स में गलती कर जाते हैं। तो आपको सर्वनाम के 6 के 6 भेद याद हो गए होंगे। एक बार आप रिपीट करना, एक बार आप दोबारा से इनको पढ़ना, क्योंकि हिंदी का जो महत्वपूर्ण रोल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और ये स्कोरिंग मार्क्स है। अगर आप इसे जितना अच्छा बनाओगे उतने आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।